नमस्कार विद्यार्थियों, ओनली यूपीएससी के इस स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम कुछ खास आपके लिए लेकर के आए हैं और ये काफ़ी खास है, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो कि पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको अपने सारे सवाल सही करने हैं। सारे सवाल सही करने का मतलब क्या होता है? जैसे कई बार होता है कि आपको कम पढ़ के भी मतलब जितना ज़रूरी चीज़ होता है उतना नंबर मिल जाता है, लेकिन अगर आपको बड़ा मुकाम हासिल करना है, मतलब कि आपको मेंस लिखना है या आपको जो है प्री में अच्छे नंबर बनाने हैं, तो आपको हर एक चीज़ की अच्छी समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम एक प्रसिद्ध केस को लेकर के आए हैं और आपको समझाएंगे अच्छे से कि इसमें था क्या। वो केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस केस ने पूरे भारतीय संविधान को हिला करके रख दिया था। ठीक है, क्योंकि इस केस के बाद में संविधान में कई संशोधन हुए और ये कहीं ना कहीं भारतीय संविधान को एक नई धारा, एक नई दिशा देता है। तो आइए देख लेते हैं पूरा मामला है क्या। ठीक है, चर्चा में क्यों है देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 47 वर्ष पूर्व, ये जो है अभी काफ़ी पुराना चीज़ है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये हर साल 24 अप्रैल को ये जो है नया हो जाता है, जीवंत हो जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1973 को फैसला आया था। इस मामले में संविधान की आधारभूत संरचना को ऐतिहासिक सिद्धांत माना गया था, दिया गया था। ठीक है, तो पूरा मामला क्या आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको देखने वाली चीज़ आपके लिए है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है और 24 अप्रैल 1973 को फैसला आया था। ठीक है, तो ये चर्चा का विषय इसीलिए बना रहता है, हर साल बना रहता है। अभी जो है मई चल रहा है, इससे पहले अप्रैल था, तो 24 अप्रैल को ये डेट था जिस दिन ये फैसला आया था। यह बहुत महत्वपूर्ण फैसला था और एक मील का पत्थर साबित हुआ। आप मान लीजिए कि जितना महत्वपूर्ण आपका संविधान है उतना ही महत्वपूर्ण ये फैसला है। अब आप समझ गए होंगे कि इसकी गंभीरता कितनी ज़्यादा है। अगर आपको भारतीय राजनीति समझनी है, अगर आपको भारतीय जो है संविधान की व्यवस्था को समझना है, या अगर आपको भारतीय संविधान की रूपरेखा और सर्वोच्च न्यायालय से सरकार का किस प्रकार का संबंध है वो समझना है, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका दिमाग होता जैसे विकसित नहीं होगा, आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो आइए शुरू कर लेते हैं। मुख्य बिंदु देखते हैं इसमें क्या क्या है। 13 न्यायाधीशों वाली संविधान की पीठ ने 7 वर्सेस 6 के बहुमत से निर्णय किया कि संविधान की आधारभूत संरचना अनुल्लंघनीय है और इसे संसद द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। मतलब कि संविधान जो है उसमें कुछ आधारभूत संरचनाएं हैं जिनको संविधान के संशोधन के द्वारा संसद परिवर्तित नहीं कर सकती, यानी कि उसको बदल नहीं सकती है। 13 न्यायाधीशों की एक पीठ बनाई गई थी और उसमें जो फैसला था वो 7-6 से आया था। मतलब कि 6 लोग ये जो बात है इसके खिलाफ थे और 7 लोग इसके पक्ष में थे। ठीक है, अब आगे पूरी बात को समझते हैं। आधारभूत संरचना को इस निर्णय के बाद से भारतीय संविधान में एक सिद्धांत के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि आधारभूत संरचना है क्या, सिद्धांत है क्या, इसके बारे में संविधान में कोई व्याख्या नहीं है, लेकिन कोर्ट ने इसकी व्याख्या की है, तो उस पर चर्चा करना जरूरी है। संविधान की आधारभूत संरचना, एक हेडिंग लेते हैं और इसको समझते हैं कि मामला है क्या। संविधान की आधारभूत संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो कि भारतीय संविधान के लोकतंत्रात्मक आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं। इन प्रावधानों को संविधान में संशोधन के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, वस्तुतः ये प्रावधान अपने आप में इतने महत्वपूर्ण है कि इनमें नकारात्मक बदलाव से संविधान का सार तत्व जो कि जनमानस के विकास के लिए आवश्यक है, नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। यानी कि ये कहीं ना कहीं एक जो है बुनियाद है, ये एक बुनियाद है संविधान की। जो आधारभूत संरचनाएं हैं ये बुनियाद हैं। अब आपको पता है कि अगर बुनियाद हिल गई तो दीवार नहीं रुक पाएगी। ठीक है, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। आधारभूत संरचना के सिद्धांत का विकास कैसे हुआ इसको देख लेते हैं। संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति क्या हो सकती है, इस पर भारतीय संविधान को अपनाने के बाद से ही बहस छिड़ी हुई है। ठीक है, अब संसद को पूर्ण शक्ति है, ये कौन कौन से फैसले में है, ये सारी चीज़ें हम समझ लेते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार मामला 1951
और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार मामला 1965 जैसे मामलों में निर्णय देते हुए संसद को संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान कर दी। ठीक है, ये भी सुनवाई कौन कर रहा है? सर्वोच्च न्यायालय ही कर रहा है। इसका कारण यह माना जाता है कि स्वतंत्रता के बाद शुरुआती वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व पर विश्वास जताया, क्योंकि उस समय प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी संसद सदस्यों के रूप में सेवा कर रहे थे। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को लगा कि अभी तो ये देश आज़ाद हुआ है और ये जो लाठी डंडा खा करके अंग्रेजों का देश को आज़ाद कराए हैं, वो राजनीतिक रूप से कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे देश के संविधान का कोई नुकसान हो, किसी नियम का उल्लंघन हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक विश्वास जो है राजनीति में सर्वोच्च न्यायालय ने दिखाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते हैं। जब सत्तारूढ़ सरकारों ने अपने राजनीतिक हितों के लिए संविधान में संशोधन करना चाहा, तब गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित नहीं कर सकती है। यानी कि मौलिक अधिकार में संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद द्वारा नहीं हो सकता है। ये एक केस में, जो कि गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार का केस था। गोलकनाथ एक किसान थे और वो भूमि का एक विवाद था जिसके लिए पंजाब सरकार से मुकदमा लड़ रहे थे। उस जो है मुकदमे में ये बात सामने आई। आगे देखते हैं। संसद और न्यायपालिका के बीच टकराव। 1970 के दशक की शुरुआत में तत्कालीन सरकार द्वारा आरसी कूपर बनाम भारतीय संघ, मदन राव सिंधिया बनाम भारत संघ 1970 आदि मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को बदलने के लिए संविधान 24, 25, 26 और 29 में व्यापक संशोधन किए गए। एक सेकंड, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि संसद और न्यायपालिका के बीच जो टकराव है वो उसकी यहाँ पर जो है बात हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी बात कह दी, अब सरकार संशोधन करके उसको प्रति उत्तर देना चाहती थी। ठीक है, तो उसने क्या किया, कई संशोधन कर डाले। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि आरसी कूपर मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी सरकार के बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के निर्णय को अवैध घोषित कर दिया, जबकि माधवराव सिंधिया मामले में पूर्व शासकों को दी जाने वाली प्रिवी पर्स को समाप्त करने संबंधी संशोधन को अवैध घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये जो लगातार मामले हैं इसमें, ये चाहे 1967 में गोलकनाथ का मामला हो या उसके बाद में आरसी कूपर का मामला हो या माधवराव सिंधिया का मामला, इन सारे मामलों में इंदिरा गांधी लगातार हार रही थी और एक जो है सर्वोच्च न्यायालय और सरकार के बीच में एक द्वंद्व की स्थिति बनी हुई थी। उसी बीच में आता है केशवानंद भारती का मामला, जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। पूरा मामला यहाँ से अब आपको समझ में आएगा। आर्टिकल 24, 25, 26 और 29 में नहीं, ये आर्टिकल नहीं है, ये संशोधन के नाम है। 24, 25, 26 और 29 संविधान संशोधन तथा गोलकनाथ मामले के निर्णय को केशवानंद भारती मामले में चुनौती दी गई। ठीक है, चूंकि गोलकनाथ मामले का निर्णय 11 न्यायाधीशों द्वारा किया गया था, इसलिए इस मामले में सुनवाई के लिए एक बड़ी पीठ की आवश्यकता थी। इस प्रकार केशवानंद भारती मामले में 13 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया, जहां प्रख्यात कानूनविद नानी पालखीवाल, फली नरीमन, सोली सोराबजी आदि ने सरकार के खिलाफ मामला प्रस्तुत किया। ठीक है, इसमें एक नाम जो बहुत महत्वपूर्ण है वो आपको याद रखना होगा, नानी पालखीवाल। इन्हीं के नेतृत्व में गोलकनाथ वाला केस भी हुआ था और उसके बाद में ये केस भी हो रहा है। ये मतलब इस प्रकार थे कि इंदिरा गांधी की सरकार को खूब परेशान किया इन्होंने। जितनी भी बार कोई बड़ा केस हुआ, ये जो है सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ते थे और हमेशा जीतते भी थे, बड़े वकील थे। ठीक है, तो आधारभूत संरचना का सिद्धांत था। अब ये देख लेते हैं। केशवानंद भारती की संवैधानिक पीठ नहीं होगा, सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ होगा। ठीक है, सदस्यों के बीच गंभीर वैचारिक मतभेद देखने को मिले तथा पीठ ने 7-6 से निर्णय किया कि संसद को संविधान के आधारभूत संरचना में बदलाव करने से रोका जाना चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत में जो बात थी वो यही थी
तो जो इसमें फैसला आया उसमें पीठ ने क्या किया कि कहा कि संविधान में जो आधारभूत ढांचा है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। इस पर एक राय बना और उस राय में 7 जज इसके पक्ष में थे और 6 इसके खिलाफ थे। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 जो कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्तियां प्रदान करता है के तहत संविधान की आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस अधिनियम के द्वारा जो संविधान में संशोधन होता है उसके तहत उसकी आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता। हालांकि आधारभूत संरचना क्या है इसके बारे में कोई जिक्र संविधान में नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि समय समय पर वो बताती रहेगी कि संविधान का आधारभूत संरचना क्या है, और इसके लिए उसने बहुत सारी चीज़ों को बार बार कई मुकदमों में बताया भी, जिसकी सूची यहाँ पर नीचे है, आप देख सकते हैं। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत संरचना को परिभाषित नहीं किया, परंतु संविधान की कुछ विशेषताओं को आधारभूत संरचना के रूप में निर्धारित किया, यथा कि संघवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र आदि। तब से अदालत ने सूची का निरंतर विस्तार किया है। निम्नलिखित को सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत संरचना के रूप में सूचीबद्ध किया, यानी कि कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिस्से में ये काम रखा है कि जब जरूरत होगी, उसको ऐसा लगेगा कि संविधान की आधारभूत संरचना है, तो उसको उस सूची में वो डाल देगी। अब इसके लिस्ट में क्या क्या है? संविधान की सर्वोच्चता पहली चीज, दूसरा है कानून का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ, तीसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, चौथा है शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, मतलब कि न्यायपालिका, कार्यपालिका का काम और विधायिका का काम अलग अलग है, यानी कि शक्तियों का पृथक्करण है। ठीक है। संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है। संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कल्याणकारी राज्य। वेलफेयर स्टेट का मतलब ये होता है कि ऐसा स्टेट जहाँ पर ऐसे लोग जो काम नहीं कर सकते हैं उनकी भी सुविधा की जाए, उनको भी व्यवस्था दिया जाए, तो ये कल्याणकारी राज्य की एक अवधारणा होती है। ठीक है। आधारभूत संरचना का महत्व क्या है, अब ये देख लेते हैं। ये पूरा लिस्ट था, अब उसका महत्व हम देख लेते हैं। किसी भी देश का संविधान उस देश के मौलिक नियमों का दस्तावेज होता है। इस दस्तावेज के आधार पर ही अन्य सभी कानून बनाए तथा लागू किए जाते हैं। संविधान के कुछ भागों को अन्य प्रावधानों की तुलना में विशेष दर्जा दिया जाता है तथा संविधान के ये भाग व्यापक संविधान संशोधनों से संविधान की रक्षा करते हैं। ठीक है। आधारभूत संरचना के महत्व को S.R. बोम्मई बनाम भारत सरकार मामले से समझ सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद राष्ट्रपति द्वारा भाजपा सरकारों की बर्खास्तगी को बरकरार रखा गया तथा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इन सरकारों की बर्खास्तगी धर्मनिरपेक्षता के लिए आवश्यक है। ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो आधारभूत संरचना है, जहां पर उसके खिलाफ जो है कोई खिलवाड़ हुआ तो उसने स्टैंड लिया। आधारभूत संरचना की आलोचना भी है। आलोचना क्या है देख लेते हैं। आलोचकों ने सिद्धांत को अलोकतांत्रिक कहा क्योंकि न्यायाधीश जो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं, संसद द्वारा पारित किए गए संविधान संशोधनों को अवैध घोषित करके न्यायिक अतिक्रमण करते हैं, जबकि समर्थकों ने इसे बहुलवाद और अधिनायकवाद के खिलाफ सुरक्षा के रूप में माना है। आगे की राह क्या है ये देख लेते हैं। भारतीय संविधान आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी एक जीवन दस्तावेज की तरह अपना अस्तित्व बनाए हुए है। भारतीय न्यायपालिका और संवैधानिक व्याख्या की प्रक्रिया अनवरत विकास कर रही है। आवश्यक है कि संविधान के माध्यम से भारतीय न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही के मध्य संतुलन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने का प्रयास किया जाए। तो ये पूरा था आधारभूत संरचना का सिद्धांत। ये जो मामला है केशवानंद भारती का मामला था। अब मैं आपको आखिरी में थोड़ा बता देता हूँ कि मामला है क्या। केशवानंद भारती एक संत थे और केरल में उनका एक मठ था। उस मठ को लेकर के, उस भूमि को लेकर के केरल सरकार ने एक नियम बनाया जिसके तहत उसका अधिग्रहण होना था। तो ये जो है केशवानंद भारती ने आर्टिकल 26 का हवाला देते हुए कि अपना धर्म का पालन करने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए मठ कोई बना सकता है, तो उसके तहत उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। लेकिन जो कानून था वो उसमें कोई दिक्कत हो रही थी। उसमें संविधान के इस प्रावधान और कानून के मध्य जो है एक दिक्कत थी। तो इसके लिए उन्होंने मुकदमा दर्ज किया केरल हाई कोर्ट में। वहाँ से मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में आता है और फिर वो देखते देखते देश का सबसे बड़ा मुकदमा बन जाता है और उसके बाद में आधारभूत संरचना आती है।
जिसके बारे में आपने पूरा क्लास देखा। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।